हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ये लेक्चर मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश पटवारी और वन रक्षक की साइंस का क्लास होगा, जिसमें हम 20 क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 पार्ट करा चुके हैं। यदि आपने उन पांचों पार्टों को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। और ये हमारा 6 पार्ट होगा, जिसमें मध्य प्रदेश कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा है, उस पे आप जाइए और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर को लिंक चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल की, तो वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो आप उस लिंक को भी क्लिक करके डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंचेंगे और वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण डैश डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, यानी कि इसकी इकाई क्या है? तो इसकी जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है तो डेसिबल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन अगर हम बात करते हैं जूल, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो होती है दो चीजों की इकाई होती है। एक तो कार्य की इकाई होती है जूल, कार्य की इकाई जूल होती है। और सेकंड जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई जो होती है वो होती है जूल होती है। यही अगर एम्पियर की हम बात करेंगे तो एम्पियर जो होती है विद्युत धारा की इकाई होती है। ये होती है विद्युत धारा की इकाई होती है, एम्पियर होती है। देन ओम की बात करेंगे तो ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस की इकाई होती है, यानी कि प्रतिरोध की। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई होती है हमारा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन गति के नियम किसने दिया? तो गति का नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो यहाँ पास तीनों नियम के बारे में हल्का सा आप पॉइंट लिख सकते हैं। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो फर्स्ट नियम जो कहता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, पहला नियम कहता है जड़त्व के बारे में। पहला नियम कहता है जड़त्व के बारे में, यानी कि कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और ये कोई यदि चलित है यानी कि अगर रनिंग कंडीशन तो वो रनिंग में होगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये होता है जड़त्व के बारे में। सेकंड नियम इन्होंने क्या दिया था? सेकंड नियम जो न्यूटन ने दिया था वो दिया था कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध में, बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध में, के संबंध में F बराबर ma होता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारा नियम इन्होंने दिया था, थर्ड रूल जो दिया था इन्होंने न्यूटन ने, तो थर्ड नियम इन्होंने दिया था क्रिया प्रतिक्रिया बल, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दिया था न्यूटन का थर्ड। ये तीनों नियम है। और न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना, किसी भी रॉकेट का उड़ान भरना के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि किसके द्वारा समझा जा सकता है रॉकेट का उड़ान भरना। तो ये होगा संवेग संरक्षण के नियम के, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पे ही रॉकेट उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कमजोर बल है। निम्न में से एक कमजोर बल है। तो इनमें से कौन सा एक कमजोर बल है? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन नंबर बी है,
ये एक प्रकार का कमजोर बल होता है। नेक्स्ट है पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? कि यदि आप मान लीजिए कुएं पे हैं या कहीं और हैं, तालाब पे, अगर उसमें आप बाल्टी डालते हैं तो खींचते हैं पानी अंदर, बाल्टी रहती है या फिर कुछ और भी चीजें रहती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें हम कम फोर्स लगाने पे वो ऊपर आ रही है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि किसने इस नियम को बल के बारे में बताया था। तो ये बताया, ये है उत्प्लावन बल, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल का मैं सीधा शब्द बता दिया हूं कि यदि कोई भी, यहाँ पर अच्छा लिख लीजिए, देखिए किसी तरल में यदि कोई भी तरल पदार्थ है, किसी भी तरल में कोई भी वस्तु जो होगी आंशिक या फिर पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल उत्प्लावन बल होता है। ये होता है उत्प्लावन बल, वन बल होता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती, ये होती अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। बाकी ये तीनों तरंगे जो होंगी ये होंगी अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? तो प्रकाश जो होता है इसकी सर्वाधिक गति किस में होती है? तो एक चीज, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट सूचना बोल दीजिए कि आज से हम मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से ही है, कुछ समय बाद आपके पास ये वीडियो आ जाएगी 50 क्वेश्चन की सीरीज। और ये सीरीज जो होगी टॉपिक वाइज टॉपिक होगी और लगभग आपको 30 वीडियो मिलेंगी जिसमें लगभग 30 टॉपिक होंगे। हर टॉपिक के 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें व्यापम ने बहुत ही बार उन क्वेश्चन को पूछा है, रिपीट किया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एमपीजी के कंप्लीट हो रही है, साइंस से आपकी साइंस क्लास पूरी हो रही है, तो 2 क्लासेस आपकी यहाँ पास पूरी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगली, अगर आपको और कोई चीजें चाहिए, जैसे कि आपको हिंदी चाहिए, तो हिंदी की भी हम पर डे तो नहीं बना सकते वीडियो, पर एक सर्टेन टाइम के बाद कोई, अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा है हिंदी का, जैसे अलंकार टॉपिक हो गया, काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक को भी बोलेंगे तो उस टॉपिक की वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए देखिए क्या है कि प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। सर्वाधिक गति इसकी निर्वात में होती है। अगर बोले कि इसकी चाल कितनी होगी निर्वात में, तो ये होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की गति होती है और सर्वाधिक होती है निर्वात में। अगर ये मैं कांच की बात करूं कि कांच में इसकी गति कितनी होती है, तो ये होती 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर जल की बात करूं, पानी में इसकी होती है गति 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है रात के समय तारों का टिमटिमाना? ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? जो धातुएं होती हैं, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें जो उसका रास्ता होता है, चलने का जो पथ होता है, उसका आकार कैसा होता है? तो ये आकार होता है एक वक्राकार। ठीक है, वक्र के आकार में होता है। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, उस ताप को कहते हैं हम, तो ये होता है परम शून्य
तापमान होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आदर्श गैस से संबंधित, तो आदर्श गैस का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको लिख लीजिए। आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का जो समीकरण होता है ये होता है PV बराबर nRT। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन जब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, कि वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दान दे देगा। जब दूसरों को दान देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन उसमें पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीडेशन में, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कब होगी, ये होगा रिडक्शन, यानी कि अपचयन जो होगा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। और ऑक्सीकरण जो होता है उसमें, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को ये देता है और अपचयन जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है अपचयन रिएक्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को घोल सकता है कौन है इन चारों में से जो गोल्ड को घोल सकता है। तो ये हो जाता है इक्वाजेरिया। इक्वा ज्यादा का होगा, इक्वारेजिया जो होता है ये सोने को घोल सकता है। इक्वारेजिया कैसे बनता है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पास नाइट्रिक, देखिए यहाँ पास नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, देखिए अनुपात कितना होगा, इसके एक भाग होगा। देखिए इसका एक भाग होगा और इसके जो होंगे तीन भाग होंगे, तीन भाग होंगे। इनको जब मिलाया जाएगा तब हमारा इक्वारेजिया बनता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं HNO3 होता है। यही बोले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हैं वो होता है HCl। ठीक है, इस बात को समझिए। इक्वारेजिया क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तीन भाग के मिक्सचर को, मिश्रण को कहते हैं हम इक्वारेजिया। और ये जो होता है वो सोना गोल्ड को भी पिघला सकता है, घोल सकता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। देखिए अम्लीय की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये एक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4। कोई भी लवण को अम्ल और क्षार कब कहेंगे, तो यहाँ पास देखिए जब ये एक 7 पॉइंट होता है इसको उदासीन बोलते हैं, उदासीन होता है। जब 7 के इस साइड होगा यानी कि 6 हो गया, 5 हो गया और ऐसे चला जाएगा तो ये होता है अम्ल। ठीक है, इस साइड अम्ल हो जाएगा और 7 से ज्यादा जो हो 8, 9 डैश डैश ये होते हैं क्षार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस हिसाब से व्यवस्थित किया गया है, तो ये व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते में। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है पादप उदक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उदक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए ये होते हैं विभज्योतक ऊतक एंड स्थायी ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है। ठीक है, इन चारों में से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस एक स्तनपायी है जो कि अंडे देता है। केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित थे। तो यहाँ पास आपको ये बताना है केचुआ जो होगा किस प्राणी संघ से आता है। ठीक है, तो ये आता है हमारा एनालिडा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनालिडा। ठीक है, और यही बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। देखिए आर्थ्रोपोडा जो होता है एनिमल किंगडम में सर्वाधिक जो जंतु पाए जाते हैं इसी वर्ग से आते हैं। सर्वाधिक जंतु जो होंगे, सर्वाधिक जंतु जो होंगे, जंतु पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ठीक है,
और इसके बारे में एक दो पॉइंट और आप लिख सकते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट बाय सेगमेंट इनकी बॉडी होती है। इनकी बॉडी जो होगी, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है, सेगमेंट में होती है आर्थ्रोपोडा की बात करें। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इनके लेग्स जो हो गए, इनके जो पैर होते हैं, लेग्स हो गए, ज्वाइंटेड होते हैं। जब इसके एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन से जंतु जो होंगे आर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो ये जैसे हो जाएगा आपका केकड़ा। केकड़ा देखे हैं कितने लेग्स होते हैं, केकड़ा, ये आर्थ्रोपोडाज में आता है। देन मछली हो गई, झींगा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मछली हो गई, झींगा हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडाज में आते हैं। यही मोलस्का की बात करेंगे, देखिए मोलस्का की अगर हम बात करेंगे, मोलस्का की चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जब सॉफ्ट आप दिमाग में याद रखेंगे ना तो इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो मोलस्का जो होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। इनकी बॉडी जो होती है, लिख लीजिए, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है। एंड एक चीज इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका जो ब्लड होता है, मोलस्का का जो ब्लड होता है, इनका जो खून होता है, ये ब्लू कलर और कौन से कलर में होता है, और ग्रीन कलर, ये दो कलर में इनका ब्लड होता है। मोलस्का का जो होता है ब्लड होता है, इनका दो कलर, ब्लू और ग्रीन कलर में इनका ब्लड होता है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की अगर हम इनकी बात करें, मोलस्का के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाता है घोंगा हो गया, घोंगा हो गया, घोंगा जो है मोलस्का के अंदर आता है। देन हो जाता है सीपी हो गया, ये सब आता है मोलस्का के अंदर। यही अगर देखिए, अगर प्रोटोजोआ वर्ग बता दिए हैं, प्रोटोजोआ, अच्छा प्रोटोजोआ भी नहीं बताया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की अगर बात करेंगे तो प्रोटोजोआ एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पास जगह है नहीं, फिर भी प्रोटोजोआ के बारे में आप एग्जाम्पल ही लिख लीजिए कि प्रोटोजोआ में कौन कौन आ सकते हैं। तो प्रोटोजोआ में आते हैं अमीबा। अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ में आ जाता है। अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, अमीबा हो गया और एंट अमीबा, ये सब प्रोटोजोआ में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होगी वो खट्टे फलों में बहुत ही ज्यादा में मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट, निमोनिया की सूजन के कारण होता है, डैश डैश है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों में सूजन के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए, थैंक यू।